नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, शाम के 5 बज रहे हैं और नॉर्सेट वैक्सीनेशन साइट पे आप सभी का स्वागत है। सचिन शर्मा जीएनए, सावी सिंह, जैन स्वामी, अनीता कंबोज, संजय नारनोलिया, जुगल पचोरी, अनिल कुमार पलसानिया, शुभम टेलर, सुनील माहित, मनीषा जांगीर, जेएल यादव, सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा जी। सावी सिंह, जुगल पचोरी, तन्वी यादव, रवि जिंगर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुरु नरसिंह एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेटा जी, और जिस पे एनक्लेक्स साउंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। जी हां, और जो सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे वो था हीमेटोलॉजिकल सिस्टम। जी हां, ब्लड से रिलेटेड मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम्स का एक के क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट किया जा रहा था। गुड इवनिंग एवरीवन। जैन स्वामी जी, श्वेता फूड एंड फन्नी, शिवा चलेगा, अनिल कुमार पलसानिया, क्या बात है, चलेगा। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं बची है क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऐप पे ट्रांसफर हो गई है। क्या बात है, अधिकतर लोग ऐप पे ट्रांसफर हो गए, ऐप पे लाइव देख रहे हैं, नहीं तो ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं। ओके डियर, उनको 6 महीने तक अवेलेबल है। ओके डियर, टीसी सुतार, राम साहू, सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा जी। कुलदीप सिंह जी, सौरभ पाटिल, पूजा सोगरवाल, नॉर्सेट वैक्सीन फर्स्ट एपिसोड 35 आपके सामने ये रहा। हीमेटोलॉजिकल सिस्टम का क्वेश्चन था बेटा जी, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसकी भी कुछ ट्रिक्स होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले आप लास्ट लाइन से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। मनु बघेल जी कुछ कह रहे, सर मेरा कल क्वेश्चन ये था कि हम लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 देते हैं तो बीच बीच में सीलिंग टेस्ट कब कब करेंगे या नहीं करेंगे। मनु बघेल बेटा जी, उसके लिए आपको सीलिंग टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। आप केवल विटामिन B12 की वैल्यू चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। जी हां, अगर ब्लड टेस्ट में अभी भी विटामिन B12 कम आ रही है, क्लियर है, कभी भी विटामिन B12 कम आ रही है चलेगा तो भी। और दूसरा देखिएगा, सीलिंग टेस्ट जो किया जाता है उसमें आईएम आपका लाइफ लॉन्ग जो विटामिन B12 दिया जाता है वो आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, जबकि सीलिंग टेस्ट जीआईटी एब्जॉर्प्शन को बताता है। जी हां, सीलिंग टेस्ट जीआईटी से होने वाले एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, जबकि जो नॉर्मल लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 दिया जाता है वो आईएम रूट से दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। तो इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा तो उसमें आपको सीलिंग टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हां, अगर ऐसा हो कि अगर सर हम ओरल रूट से जिंदगी भर दे रहे हैं तो क्या किया जाएगा, तो 3-3 महीनों पे करवाया जाएगा। अदरवाइज इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 दिया जाता है, उसके लिए फर्दर सीलिंग टेस्ट की नीड नहीं है। लेकिन अगर ओरल दे रहे हैं तो 3-3 महीने पे सीलिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा, चलेगा। और स्वागत है सभी का बेटा जी, थैंक यू, वेरी गुड बेटा जी। होप सो कि अब आपको बघेल बेटा जी आपको जवाब मिल गया होगा, चलेगा। कुछ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, द नर्स इज, जी हां, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वेरा। वेरी गुड भैया, पॉलीसाइथीमिया वेरा लिखा हुआ है, एक पेशेंट पॉलीसाइथीमिया वेरा का है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट यानी ऐसी एक्स जिससे आपको प्यार हो गया है वो आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, यानी ये कौन सी चीज है जो होनी चाहिए टू नोट इन दिस क्लाइंट, यानी इस पेशेंट में कौन सा फीचर दिखाई देगा, कौन सा क्लिनिकल फीचर होना ही होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं बेटा जी। चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं खुद लिख देता हूं कि ऑप्शंस क्या क्या थे आपके। सबसे फर्स्ट था पेलर। जी हां, सबसे पहला क्लिनिकल फीचर क्या है बेटा जी, सबसे फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है आपके सामने पेलर। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर पेलर है। दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या लिखा है देखिएगा, क्वेश्चन है मेरे पास में। हाइपरटेंशन, the second one is hypertension, the third one is low hematocrit value, and the fourth one is पेल म्यूकस मेम्ब्रेन। जी हां, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन का सफेद हो जाना, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन।
जवाब आने दीजिएगा बेटा जी कि पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी होगी, बिल्कुल इंक्रीज ब्लड सेल हो जाएगी। आंसर देख लिया, शुभम टेलर कह रहे हैं, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। ओके, एक्सप्लेन कर दो सर। आंसर तो देख लिया है, ए होगा, बी होगा, सी होगा। सी भी दिया जा रहा है भैया, अभी नहीं देखा है बहुत सारी दुनिया ने। ए बी सी, राजूलाल जहाज जी सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, चलेगा, सभी देंगे। सबने नहीं देखा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। द राइट आंसर इज, जी हां, राइट आंसर क्या होगा बेटा? राइट आंसर बी होगा, हाइपरटेंशन होगा। क्यों होगा हाइपरटेंशन? पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं कि क्या होता है, क्या होता है बेटा जी आपके सामने। पॉलीसाइथीमिया सिंपल सा देखिएगा, जस्ट ऑपोजिट टू एनीमिया। जी हां, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसाइथीमिया? पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है बेटा जी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या बढ़ जाना। उल्टा एनीमिया यानी आरबीसी की संख्या का कम हो जाना, और पॉलीसाइथीमिया बोले तो आरबीसी काउंट का बढ़ जाना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। देखिएगा, पॉलीसाइथीमिया कितने टाइप का होता है बेटा जी, गौर से समझिएगा। पॉलीसाइथीमिया बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पॉलीसाइथीमिया के कितने टाइप्स होंगे, तो पॉलीसाइथीमिया के 2 टाइप होते हैं बेटा जी। एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। क्लियर है, 2 प्रकार का पॉलीसाइथीमिया होता है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। देखिएगा, अगर बोन मेरो में प्रॉब्लम है, जी हां, अगर बोन मेरो में कोई प्रॉब्लम हो गई है और बोन मेरो की वजह से, बोन मेरो प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा आरबीसी बन रहे हैं, तो उसे कौन सा पॉलीसाइथीमिया कहा जाएगा? उसे प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहा जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ के चलिएगा बेटा जी कि क्या होता है, यह कंसेप्ट क्लियर करके चलिएगा। देखिएगा डियर, कुंदन भी ऐप पे भी जवाब दे रहे हैं। क्या बात है कुंदन, हेलो भैया, ऐप वालों को भी नमस्कार, और ऐप से कुंदन भी जवाब दे रहे हैं। चलेगा बेटा, बिल्कुल सही है कुंदन। देखिएगा, प्राइमरी में क्या होता है, बोन मेरो में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, उसकी वजह से इंक्रीज आईसीबी होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, बोन मेरो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अरे पेशेंट में कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे पेशेंट में हाइपोक्सिया हो गया, मान लीजिएगा पेशेंट में हाइपोक्सिया हो गया, तो यह हाइपोक्सिया की वजह से कौन सा हार्मोन निकलेगा? बिल्कुल इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होगा, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होगा, और यह इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बोन मेरो के पास में जाएगा और किसका निर्माण करवा देगा? आरबीसी के काउंट को बढ़वा देगा। जी हां, आरबीसी काउंट को बढ़वा देगा। तो वो कौन सा पॉलीसाइथीमिया होता है? वो सेकेंडरी होता है। चलेगा, ए बी देखने दो, भला बी ही देंगे, बिल्कुल भैया जी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब गौर से देखिएगा बेटा जी, चलेगा, अब गौर से समझिएगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा है कि हाई एल्टीट्यूड पे, जी हां, पहाड़ों पे जाने से कौन सा पॉलीसाइथीमिया होगा? हाई एल्टीट्यूड पे जाने से, पहाड़ों पे जाने से पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। कौन सा पॉलीसाइथीमिया होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। ए प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया होगा, या बी बोले तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा? पहाड़ पे जाने पे कौन सा पॉलीसाइथीमिया होगा? जवाब आने दीजिएगा। चलेगा, वेरी गुड भैया जी, शाबाश शाबाश, आंसर आने दीजिएगा। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया ड्यू टू डिजीज कंडीशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला वाला क्या होगा? जब एक्चुअल में बोन मेरो में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसमें है? बोन मेरो में प्रॉब्लम है, तो उससे होने वाले पॉलीसाइथीमिया को प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। बोन मेरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोक्सिया हो गया या और कोई डिजीज हो गई है, उसकी वजह से बोन मेरो को काम करना पड़ रहा है और आरबीसी का निर्माण ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वो कौन सा पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। बिल्कुल सही है भैया। इसी प्रकार अगर किसी मान लीजिए कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट है, बोला जाए तो एम्फाइसीमा का पेशेंट है, जी हां, तो एम्फाइसीमा के पेशेंट में भी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। वो भी कौन सा पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा? सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कहलाएगा बेटा जी। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया याद रखेगा, वो पॉलीसाइथीमिया होता है जो किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है। देखिएगा, इरिथ्रोपोएटिन बहुत ज्यादा निकल रहा है। अगर मान लीजिए किसी को किडनी में ट्यूमर हो गया, रीनल ट्यूमर हो गया, अगर किसी की किडनी में ट्यूमर हो गया, तो उस ट्यूमर की वजह से इरिथ्रोपोएटिन बहुत ज्यादा निकलेगा और आरबीसी बहुत ज्यादा मरेगी। वो भी कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा। जी हां, ये जो 3 एग्जांपल लिखे गए ये सारे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को करवाने वाले हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वो होती है बोन मेरो के अलावा और कहीं दिक्कत हो जाए। जी हां,
बोन मेरो के अलावा कहीं दिक्कत हो जाए उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कहलाता है, और बोन मेरो में प्रॉब्लम हो जाए उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो वो प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। और गौर से समझिएगा, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को ही किस नाम से जाना जाता है? पॉलीसाइथीमिया वेरा बोला जाता है। जी हां बेटा जी, याद रखेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया इज नोन एज ए पॉलीसाइथीमिया वेरा। पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होती है? प्राइमरी होती है बेटा जी, प्राइम का ही, बिल्कुल ममता जी, बिल्कुल प्राइमरी को ही किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी को ही पॉलीसाइथीमिया वेरा के नाम से जाना जाता है। चलेगा डियर, अब देखिएगा, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया वेरा? पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होगा? अगर एक आपसे पूछे व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया वेरा, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा दैट इज प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया को पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं। अब गौर से समझिएगा, इसमें यह कब होती है? जब बोन मेरो में प्रॉब्लम हो। जी हां, बोन मेरो में प्रॉब्लम हो गई है तब जाके ये होती है। बोन मेरो में कैसी प्रॉब्लम हुई है? बोन मेरो काम नहीं कर रही है, ज्यादा काम कर रही है। अरे ज्यादा काम कर रही है, बोन मेरो बोले तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है। माइलो बोले तो बोन मेरो डिसऑर्डर। बेटा जी इधर गौर से समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय माइलो, तो माइलो का मतलब हो गया है बोन मेरो, और प्रोलिफरेशन का मतलब हो गया है बहुत ज्यादा सेल डिवीजन। अगर बोन मेरो में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो बहुत ही ज्यादा सेल्स बनेगी। बिल्कुल सर, ऐप पर ये क्लासेस रन कर रही है क्या? बिल्कुल संजय नारनोलिया जी कर रही है। प्रतिमा जी ने, रजवाड़े जी ने ए आंसर दिया था। बिल्कुल प्रतिमा जी, ए नहीं था, बी था बेटा जी, इसका सेकेंडरी होती है, ए नहीं होती। सरिता कुमारी गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। चलिएगा, ऐप वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। ओके डियर, चलिएगा, क्या बात है। मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? प्राइमरी या सेकेंडरी? मोस्ट कॉमन बेटा जी सेकेंडरी होता है। जी हां, मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता। अधिकतर केसेस में सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता। अब प्राइमरी कब होगा? जब बोन मेरो में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी। ये रही सर बोन, बिल्कुल बोन समझ में आ गई आप सभी को। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरी हुई है बोन मेरो। ओके सर, बोन मेरो भरी हुई है, जिसमें कौन कौन सी सेल बनती है? आरबीसी भी बनती है, डब्ल्यूबीसी भी बनती है, प्लेटलेट्स तीनों बनती है। तो मेरे को बताइए, केवल आरबीसी का काउंट बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ेगा, प्लेटलेट का काउंट बढ़ेगा, या तीनों का काउंट बढ़ेगा? बताइएगा। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है तो किसका नंबर बढ़ जाता है? पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया वेरा पे बिल्कुल लाइव रन कर रही है संजय नारोलिया बेटा जी। बताइए किसका नंबर इंक्रीज हो जाता है? आरबीसी बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, प्लेटलेट बढ़ जाती है, या तीनों बढ़ जाती है? जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, एनईआरडी बेटा जी। चलेगा, यूट्यूब वाले देख सकते हैं क्या ऐप पर? सचिन कुमार शर्मा जी नहीं भैया, यूट्यूब वाले यूट्यूब पे देख सकते हैं। ऐप पे अलग प्रोसेस है। चलेगा, वेरी गुड, जवाब दीजिएगा। ऑल 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 बिल्कुल सही जा रहे मनु बघेल बेटा जी। याद रखिएगा, केवल आरबीसी नहीं है, केवल आरबीसी नहीं है, आरबीसी की संख्या भी बढ़ेगी, डब्ल्यूबीसी की संख्या भी बढ़ेगी, और प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ेगी। जी हां, सभी का नंबर बढ़ जाता है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, और प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। अब गौर से समझिएगा, इसकी वजह से क्या होगा? अरे एक एक चीथड़ा उड़ा के रख देंगे हम। पॉलीसाइथीमिया भी क्या समझेगा कि किससे पाला पड़ गया था? आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, बिल्कुल सर। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, और कौन बढ़ जाएगी? प्लेटलेट्स के भी नंबर बढ़ जाएंगे। इधर देखिएगा, आरबीसी जितनी ज्यादा होगी डिस्ट्रक्शन उतना ही ज्यादा होगा। किसको ज्यादा काम करना पड़ेगा? स्प्लीन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और बंदे में क्या हो जाएगी? स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी। क्लियर है बेटा जी? इधर देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उतना ही ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो उतना ही ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा? स्प्लीन को, और स्प्लीन की साइज बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी। जितनी ज्यादा आरबीसी होगी उसके लिए कच्चा माल भी उतना ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो लीवर की स्टोरेज पावर बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगा? हिपेटोमेगेली हो जाएगा। बिल्कुल, आरबीसी का नंबर बढ़ने से स्प्लीनोमेगेली हो जाएगी और हिपेटोमेगेली हो जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। बिल्कुल, कोमल शर्मा गुड इवनिंग बेटा जी। ऐप वालों को सभी को गुड इवनिंग है हमारी तरफ से। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि सभी की संख्या बढ़ जाती है, स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, हिपेटोमेगेली हो जाती है। इधर देखिएगा, प्लेटलेट्स काउंट बन गई है, किस में काम में आती है? क्लोट बनाने में काम में आती है। तो क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, हाइपर कोएगुबिलिटी हो जाएगी।
हाइपर कोएगुबिलिटी हो जाएगी। कभी भी क्लोटिंग हो सकती है बेटा जी, याद रखिएगा। क्लोटिंग के चांस बढ़ जाते हैं, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है और लीवर की साइज बढ़ जाती है। उस बीमारी को कौन सी बीमारी कहते हैं बेटा जी? उसे पॉलीसाइथीमिया वेरा कहा जाता है। अब गौर से देखिएगा, पहले बिल्कुल मिनिमम आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, प्लेटलेट थी। अब आरबीसी ही आरबीसी हो गई है, डब्ल्यूबीसी हो गई है, प्लेटलेट थी, प्लेटलेट्स हो गई है। बताइए ब्लड कैसा हुआ है? ब्लड पतला हो गया है या गाढ़ा हो गया है? याद रखिएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जी हां, हाइपर विस्कस ब्लड हो जाता है। ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है, हाइपर विस्कस हो जाता है। इतना गाढ़ा ब्लड जब हो जाएगा तो आसानी से बह नहीं पाएगा, तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन हो जाएगा। जी हां, याद रखिएगा बेटा जी, हाइपर टेंशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल। हिपेटोमीगेली क्यों होगा? सुबीता रणवा जी पूछ रही है बेटा जी। हिपेटोमीगेली इसलिए होगी क्योंकि जब आपका आरबीसी टूटता है, जब आरबीसी टूटता है, या आरबीसी को बनाने के लिए क्या चाहिए सर? आयरन चाहिए। और क्या चाहिए सर? विटामिन B12 चाहिए। ये स्टोर कहां होते हैं बेटा जी? ये लीवर में स्टोर होते हैं। ज्यादा आरबीसी बनाने के लिए ज्यादा कच्चा माल, और कच्चा माल जिस गोदाम में स्टोर रहेगा उस गोदाम की साइज बढ़ जाती है। बिल्कुल, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी हो जाएगी और उससे फ्लो लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए ब्लड में, जब ब्रेन में ब्लड चला जाता है और धीरे धीरे बहता है, तो याद रखिएगा हैवीनेस इन हेड। ऐसा लगता है कि ब्रेन में कोई चीज भारी भरकम पड़ी है। हैवीनेस इन हेड फील होती है, सर में भारीपन फील होने लग जाता है, प्लस हर जगह ब्लड ही ब्लड बह रहा है। तो याद रखिएगा, पेलर नहीं होगा बेटा जी। अगर आरबीसी की कमी होती, अगर आरबीसी की कमी होती तो पेलर होता। यहां पेलर नहीं होगा बेटा जी, याद रखिएगा। बहुत ही लाल गाढ़ा कलर हो जाएगा, रूडी कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्शन कहा जाता है? रूडी कॉम्प्लेक्शन, यानी लाल लाल चेहरा दिखाई देना। अरे लंगूर जैसा, जी हां, बंदर जैसा लाल लाल हो जाएगा बंदा पूरा। रूडी कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि आरबीसी बहुत धीरे धीरे बह रही है, तो रूडी कॉम्प्लेक्शन, पूरा लाल लाल, हाथ पांव लाल हो जाएंगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा सर में। बिल्कुल। और हार्ट को क्या करना पड़ेगा? हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ऐसे ब्लड को पंप करने के लिए। हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। क्लियर है? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और अगर ब्लड ने बहना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा सर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया तो क्या हो जाएगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा। इतनी ज्यादा कोएगुबिलिटी हो गई है, इतनी ज्यादा कोएगुबिलिटी हो गई है बेटा जी, याद रखिएगा। हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो गई है तो आगे जाके क्या हो सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, डीवीटी हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और ब्लड के गाढ़ेपन की वजह से क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो सारे कॉम्प्लिकेशन भी क्लियर हो गए होंगे। चलेगा, जोर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही जा रहे भैया, बिल्कुल सही जा रहे। टमाटर के जैसा क्लोट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप पूरी कंडीशन को समझ गए हैं। पॉलीसाइथीमिया वेरा किससे नहीं होती? हाइपोक्सिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल बोन मेरो की प्रॉब्लम से होती है। ये सारी दिक्कतें हो जाती है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? सारा लफड़ा किस वजह से हुआ है कि ब्लड इतना गाढ़ा हो गया, हाइपर विस्कोसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो भैया सिंपल से बात है, ट्रीटमेंट भी कर दो। कौन सी थेरेपी दोगे? जी हां, फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी। अरे कौन सी थेरेपी दी जाएगी? फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी। फ्लूइड थेरेपी से देने से क्या होगा? जितना भी ब्लड है वो गाढ़ा नहीं रहेगा, ब्लड क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा बेटा जी। और याद रखेगा हाइड्रोक्सी यूरिया, जी हां, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग दी जाएगी और ये क्या करेगी? बोन मेरो को सप्रेस कर देगी। बोन मेरो सप्रेशन कर देगी तो फालतू की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से नहीं बनेगी। चलेगा, तो इस तरह आपके सामने पूरा टॉपिक हो गया। पॉलीसाइथीमिया, बोन मेरो का सप्रेशन किया जाता है, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है विस्कोसिटी को कम करने के लिए। चलेगा, बिल्कुल। फ्लेबोटोमी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्या बात है, बिल्कुल जुगल पचोरी भाई। एंटीकोगुलेंट भी दिए जा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें दी जाएगी, एंटीकोगुलेंट, ताकि क्लोटिंग ना हो। सारी चीजें दी जाएगी, एक्सरसाइज करवाई जाएगी और करवाई जाएगी। बिल्कुल सही है। लास्ट में बोला जाए तो फ्लूइड की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि ब्लड पतला हो जाए, और हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग दी जाएगी जो बोन मेरो को क्या कर देगी? सप्रेस कर देगी। क्लियर है बेटा जी? चलिएगा, शाबाश।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जुगल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक्सेसिव ब्लड है उसको निकाला जाएगा और उसकी जगह फ्लूइड डाला जाएगा, यानी फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी, फ्लेबोटोमी किया जाएगा। बिल्कुल सही है जुगल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि अगर ये आपके सामने ये कौन है, बोन है बेटा जी, और यहां कौन पाई जाती है, बोन मेरो पाई जाती है। मैक्सिमम किसका प्रोडक्शन होता है बताइएगा, बोन मेरो मैक्सिमम किसका प्रोडक्शन करती है, ये जवाब दीजिएगा। मैक्सिमम आरबीसी का प्रोडक्शन करती है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करती है, या प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करती है? सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन करती है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, या प्लेटलेट्स का? प्लीज आंसर आने दीजिएगा कि बोन मेरो सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन करती है, आरबीसी का करती है, डब्ल्यूबीसी का करती है, या प्लेटलेट्स का करती है? चलेगा, वेरी गुड, फटाफट जवाब दीजिएगा, शाबाश। आरबीसी का, आरबीसी का, आरबीसी का सर सबसे ज्यादा आरबीसी का करती है, वेरी गुड, क्या बात है भैया, छा गए। ऐप वाले भी आरबीसी कह रहे हैं, कोमल शर्मा जी कह रहे हैं कि आरबीसी का करती है, वेरी गुड, चलेगा। सभी का तो करती है, लेकिन मैक्सिमम किसका करती है ये पूछा गया बेटा जी, मैक्सिमम किसका करती है ये पूछा गया, शाबाश, चलेगा। फटाफट जवाब दीजिएगा कि सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन करेगी, आरबीसी, 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 अरे सारे गलत हो, आरबीसी का नहीं करती, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका करती है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करती है। जी हां, रेड बोन मेरो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करती है, आरबीसी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा नहीं होता। ऐसा कैसा कह रहे सर? बिल्कुल बेटा जी, ये गौर समझिएगा, इधर देखिएगा, आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है सर? आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है 120 डेज, 120 दिन होती है। यहां बताइए प्लेटलेट्स की कितनी होगी सर? लगभग 10 दिन होगी, बिल्कुल 10 दिन होगी। और डब्ल्यूबीसी की कितनी होगी सर? लगभग 3 से 5 दिन के बीच में होगी, एवरेज 3 से 5 दिन होगी। अब गौर से बताइएगा, बार बार किसको बनाने की जरूरत पड़ेगी? एक आरबीसी बन गई, एक आरबीसी बन गई, और बनने के बाद आप 120 दिन तक छुट्टी पे जाके आ सकते हैं। प्लेटलेट बनने के 10 दिन तक छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी बनने के बाद क्या आप छुट्टी पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आपको बार बार क्या बनानी पड़ेगी? डब्ल्यूबीसी बनानी पड़ेगी बेटा जी। हां, बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा भैया। इसका अगर आपसे ब्लड में वॉल्यूम मात्रा पूछता कि ब्लड में ज्यादा कौन होता है, सर ब्लड में तो आरबीसी होती है, लेकिन बोन मेरो को कौन ज्यादा बनाना पड़ता है? बोन मेरो को डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा बनानी पड़ती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल सबसे कम होती है। जो जितना जल्दी मरेगा उतना ही तो जल्दी उसको बनाना पड़ेगा। आप ताज्जुब करोगे, बोन मेरो का 75% एरिया हर समय किसके निर्माण में लगा रहता है? डब्ल्यूबीसी के। और आरबीसी और प्लेटलेट्स को बाकी का कितने परसेंट एरिया डेवलप कर रहा होता है? 25%। जी हां, बोन मेरो का 75% एरिया 24 घंटे डब्ल्यूबीसी बना रहा होता है, और 25% एरिया ऐसा है जो प्लेटलेट और आरबीसी का निर्माण कर रहा होता है। बिल्कुल ममता जी क्लियर कह रहे हैं भैया। पूजा टोपो जी ने, सचिन कुमार जी ने, हमेशा याद रखेगा ब्लड में कितनी मात्रा होती है वो नहीं पूछा था मैंने पूछा था बोन मेरो मैक्सिमम किसका प्रोडक्शन करता है। जी हां, बोन मेरो किसका मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, ये क्वेश्चन था। ये नहीं पूछा गया था कि ब्लड में सबसे ज्यादा कौन होती है। क्लियर है बेटा जी? बिल्कुल, बचीड स्टार्ट हो गए, ऐसे कह रहे हैं, यहां पे भी चलेगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, हो गया क्लियर। राजू लाल जी कह रहे हैं हमेशा याद रखना बेटा, जो जितनी जल्दी खत्म होगी उसको उतना ही जल्दी बनाना पड़ेगा। ओके डियर, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही क्लियर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ओके डियर, ए नर्स, क्वेश्चन को लास्ट लाइन से स्टडी आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट लाइन की तरफ मूव करते हैं, और लास्ट लाइन क्या कह रही है बेटा जी? देखिएगा, विच स्टेटमेंट बाई द पेशेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। फर्दर टीचिंग का क्वेश्चन है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग होम केयर। एक है होम केयर करनी है, किसकी होम केयर करनी है? टू ए पेरेंट, एक पेरेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं फॉर होम केयर ऑफ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 3 साल के बच्चे की केयर के लिए क्या करना चाहिए? हु हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड विद हीमोफीलिया। जी हां, हीमोफीलिया से सफर कर रहा है एक बच्चा, उसके घर पे केयर के लिए क्या क्या किया जाएगा? कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पेरेंट क्या कह रहे हैं कि आई शुड नॉट लीव माई चाइल्ड अनअटेंडेड, कभी भी मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दूसरा, आई नीड टू पैड टेबल कॉर्नर्स इन माई होम, मेरे घर पे जितने भी टेबल के कॉर्नर्स हैं उनकी पैडिंग कर दूंगी, उनको निकला नहीं रखूंगी, कपड़े से ढक दिया जाएगा या कोई दूसरा आइटम लगा दिया जाएगा।
माई चाइल्ड शुड नॉट हैव इम्यूनाइजेशन, मेरे बच्चे को इम्यूनाइजेशन नहीं करवाना चाहिए, एंड आई नीड टू रिमूव हाई सोल्ड आइटम दैट कैन टिप ओवर, और ऐसे सामान जो गिर सकते हैं उनको मैं अपने घर से रिमूव कर दूंगी। जवाब आने दीजिएगा, चलेगा, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल भैया जी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। थैंक यू भाई राजू, थैंक यू थैंक यू। सी 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 सी, क्या बात है, बिल्कुल सही चले गए, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा, इसके लिए आपको हीमोफीलिया का पता हो या ना हो कोई लेना देना नहीं था, बिना हीमोफीलिया की जानकारी के भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। इतना तो सभी को पता है कि हीमोफीलिया में क्या होता है। सर हीमोफीलिया में प्रॉपर क्लोटिंग नहीं होती तो ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग होती है, तो चोट नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अकेला बच्चे को छोड़ूंगी तो चोट लग जाएगी, इसलिए अकेला नहीं छोड़ना, राइट स्टेटमेंट है। टेबल के कॉर्नर से लग सकती है तो उसकी पैडिंग कर दूंगी, लास्ट में जो गिरने वाला आइटम है उनको घर से रिमूव कर दूंगी। लेकिन इम्यूनाइजेशन से ब्लीडिंग की कोई संभावना नहीं है। हीमोफीलिया में ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इम्यूनाइजेशन से कौन सी ब्लीडिंग होगी भैया, एक नीडल प्रिक करेगी, थोड़ी देर दबा के रख दीजिएगा, कौन सी मैसिव ब्लीड होने वाली है जो आप इम्यूनाइजेशन नहीं करेंगे। अरे नहीं करवाएंगे तो हीमोफीलिया के चक्कर में दूसरी कितनी बीमारियां लग जाएगी उसको फ्यूचर में, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करवाना ये गलत स्टेटमेंट है। उसे बोलेंगे कि देवी वैक्सीनेशन तो करवाना ही करवाना है, ये उसके पेरेंट्स को बोला जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी ने सी आंसर दिया, क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। आरबीसी रॉन्ग था बेटा जी, ऐप वालों आरबीसी रॉन्ग था, राइट डब्ल्यूबीसी था, चलेगा, बिल्कुल सी सही दिया जा रहा है कोमल बेटा जी आपकी तरफ से, ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। अब देखिएगा, हल्की सी जानकारी आपको किसकी दे दी जाए, हल्की सी जानकारी आपको हीमोफीलिया की दे दी जाए। जी हां, हीमोफीलिया की हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हीमोफीलिया? सबसे पहला तो यह बताइएगा, देखिएगा, एक सिंपल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है बेटा जी, जिसमें ब्लीडिंग होती रहती है, या बोले तो सिंपल कोएगुलेशन क्लोटिंग का डिसऑर्डर है जिसमें प्रॉपर क्लोटिंग नहीं होती। जी हां, कोगुलेशन का या ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है। क्वेश्चन बताइएगा, जेनेटिक्स से क्या लेना देना होता है, जवाब आने दीजिएगा, चलेगा, बिल्कुल सर जी टॉपिक समझा दो, बिल्कुल राजूलाल जी समझा रहे हैं, चलेगा, इंडोर गेम खेलना है, इरिमिनेशन इरिलेवेंट विद हीमोफीलिया, बिल्कुल भैया जी चलेगा, वेरी गुड, फटाफट बोलिएगा कि हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स के हिसाब से बताइएगा, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? जी हां, ऑटो है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है? अरे जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के होते हैं सर, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या तो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा, यानी सेक्स लिंक्ड बोला जाता है कुछ, या तो सेक्स क्रोमोसोम से हुआ तो, और अगर उसके अलावा बाकी के क्रोमोसोम से हुआ तो उसे ऑटोसोमल बोला जाता है। और दूसरा देखिएगा, अगर एक जीन, एक डिफेक्टिव जीन आने से ही उसने अपनी औकात दिखा दी तो उसे डोमिनेंट बोला जाएगा, और दोनों जीन आने जरूरी है तो उसे क्या बोला जाएगा, रिसेसिव बोला जाएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा, ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? चलेगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल भैया राइट आंसर आ गया है सुनील चाहर जी की तरफ से कि पहली बात तो सर ये सेक्स लिंक्ड होगा, बिल्कुल सही है, ऑटोसोमल नहीं होगा। आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में 44 प्लस, जी हां, एक्स वाई या एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये 44 जो होते हैं ये ऑटोसोम कहलाते हैं, और ये एक्स एक्स और एक्स वाई जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये एक्स एक्स या एक्स वाई का लेना देना होगा, 44 का लेना देना नहीं होगा। अब एक्स एक्स और एक्स वाई में भी याद रखेगा, वाई का लेना देना नहीं होगा, केवल किसका लेना देना होगा, जी हां, एक्स क्रोमोसोम का लेना देना होगा, वाई का लेना देना नहीं होगा। तो इसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ये डोमिनेंट नहीं होता, ये कौन सा होता है बेटा जी, बोलिएगा, रिसेसिव होता है। जी हां, दिस इज रिसेसिव, ये रिसेसिव होगा, सेक्स लिंक रिसेसिव होगा, और उसमें भी वाई क्रोमोसोम नहीं, एक्स क्रोमोसोम के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा बेटा जी, क्या कहा जा रहा है आपसे, दैट मदर का क्रोमोसोम, जेनेटिक क्रोमोसोमल सिचुएशन मैंने बता दी, एक्स एक जीन डिफेक्टेड होगा, एक्स क्रोमोसोमल होगा, एक्स एच होगा, यानी ये वाले एक्स के साथ हीमोफीलिया वाला जीन जुड़ा हुआ है, दूसरे एक्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। और फादर का क्या होगा कि साहब, फादर का भी यही होगा, फादर को भी मैंने कर दिया एक्स एच एंड वाई,
फादर का भी ये कर दिया XH एंड Y। अब बताइए इनकी कितनी औलाद होगी जो हीमोफीलिया से सफर कर रही होगी, इनकी कितनी पीढ़ी होगी जो हीमोफीलिया से सफर करेगी? फटाफट बोलिएगा। दोनों का क्रोमोसोम बता दिया गया है। फीमेल कैसी होगी? फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है, और फादर जो है हीमोफीलिया से सफर कर रहा है। अब बताइएगा इनकी कितनी संतति होगी जो हीमोफीलिया से सफर करेगी? चलेगा, बिल्कुल। G6PD भी सेक्स लिंक्ड होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं चियापाल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। चलेगा, वेरी गुड। सेक्स लिंक में भी एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल कोमल जी। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट। तन्वी जी वो आगे आएगा, पहले इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, रानी विक्टोरिया की फैमिली से होता है हीमोफीलिया, लेकिन वो हीमोफीलिया ए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल सी बात है, बच्चों ने अब तक तो कर ही लिया। ये लीजिए भैया, XX हो गया और ये मदर का X हो गया। ऊपर आपने किसके लिख दिए? ऊपर हमने सर दोनों मदर के क्रोमोसोम लिख दिए, और नीचे की तरफ किसके लिख दिए सर? नीचे की तरफ फादर के लिख दिए। ये लीजिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा। पहले इसका इससे कराइएगा तो सर आ गया XH एंड XH आ गया, बिल्कुल सही कहा। दूसरे का इसका इससे कराइएगा सर, XH एंड X आ गया, बिल्कुल सही कहा। इसका इससे कराइएगा तो सर ये आ गया XH एंड Y आ गया, और ये क्या आ गया? दिस इज X एंड Y। एक ऐसा होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, एक नॉर्मल होगा बेटा जी, याद रखिएगा। ये कैरियर होगा, जी हाँ, ये कैरियर होगा, ये नॉर्मल होगा, और ये हीमोफीलिया से सफर कर रहा होगा। चलेगा, क्या बात है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। चलेगा, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपसे, इधर देखिएगा। हीमोफीलिया से सफर कर कंडीशन में कि कितने टाइप्स का होता है? हीमोफीलिया के टाइप्स बता दीजिएगा बेटा जी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया के टाइप्स इंडिकेट कर दीजिएगा कि हीमोफीलिया कितने टाइप्स का होता है। चलेगा, जवाब आने दीजिएगा। वेरी गुड, याद रखिएगा, बिल्कुल फटाफट जवाब दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर आने दीजिएगा बेटा कि कितने टाइप्स का होता है हीमोफीलिया। आंसर आने दीजिएगा। ABC एंड डी आगे हैं। चलेगा, जो सबसे कॉमन टाइप है वो आपके साथ में शेयर कर दूं बेटा जी। इट इज हीमोफीलिया ए, यस दिस इज हीमोफीलिया बी, क्लियर है, दैट इज हीमोफीलिया सी, और लास्ट में वॉन विलब्रांड हीमोफीलिया, वॉन विलब्रांड डिजीज बेटा जी, ये भी किसमें शामिल की जाती है? इट इज ए सब टाइप ऑफ हीमोफीलिया, ये भी हीमोफीलिया का ही एक टाइप होता है, वॉन विलब्रांड। याद रखेगा, हीमोफीलिया ए कौन से क्लोटिंग फैक्टर की कमी से? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी से। जी हां, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से होती है। ये किससे होती है? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी से होती है। ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11 की कमी से हो जाता है, और ये वॉन विलब्रांड फैक्टर, वॉन विलब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी से हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा किसकी डेफिशिएंसी से होता है, किसकी कमी से होता है, तो आपका जवाब होगा, ये देखिएगा बेटा जी, हीमोफीलिया ए क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी से होता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है? अरे इसी को क्लासिक हीमोफीलिया कहा जाता है। जी हां, दिस इज क्लासिक हीमोफीलिया। दूसरे वाले बी को क्या कहा जाता है? इसे क्रिसमस हीमोफीलिया कहा जाता है। ए हो गया क्लासिक, बी हो गया क्रिसमस, हीमोफीलिक सी हो गया 11 की कमी से, वॉन विलब्रांड डिजीज किसकी कमी से हो गई? वॉन विलब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी से हो गई। चलेगा, हमने तो 3 टाइप ही पढ़ा था, छियापाल कह रहे बेटा जी, ये नया भी इसी का सब टाइप है, ऐड कीजिएगा। अच्छा, तीसरे क्लोटिंग 8वें क्लोटिंग फैक्टर का नाम बताइएगा फटाफट। वेटिंग इसका जवाब, इसका नाम क्या होता है? 9th का नाम क्या होता है और 10वें का नाम क्या होता है? अच्छा, एक चीज मैं लिख रहा हूं, बताइएगा ये किसका नाम होगा? फटाफट 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 एक नाम देखिएगा और बताइएगा कि ये किसका सब टाइप होता है, किसको ये नाम दिया गया है। चलेगा, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट,
ये फटाफट बताइएगा कौन सा क्लोटिंग फैक्टर। आपने क्लोटिंग फैक्टर तो याद ही कर रखे होंगे ना, बिल्कुल कर रखे सर। आपने बताया था कि कितने होते हैं, 13 होते हैं। जी हाँ, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं बेटा जी, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। और उन 13 क्लोटिंग फैक्टर्स में से 8वें की, 9वें की और 11वें की प्रॉब्लम से हो रही है। तो ये किसका नाम है, ये कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। फटाफट बोलिएगा बेटा जी, चलेगा। ऐप वाले भी फटाफट जवाब दीजिएगा कि ये कौन सा क्रोम है, कौन सा है। क्रिसमस फैक्टर 9 होगा, एंटी हीमोफिलिक होगी, एंटी हीमोफिलिक होगी, क्या लिएगा बेटा जी, फटाफट बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सुनील। 4 और कैल्शियम होगा, हीमोफिलिक सी होगा। 11 बिल्कुल सही जा रहे भैया। इधर देखिएगा 11 नहीं होगा, ये 9 का ही दूसरा नाम होगा। जी हाँ, ये 9th का दूसरा नाम होता है। 11th का नाम क्या होता है? 11th का नाम होता है बेटा जी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसीलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट होता है। ये एंटीसीडेंट होता है, ये कंपोनेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। 11th को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं, 9th को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। आप सभी जानते हैं, या क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, या फिर हीमोफिलिक बी फैक्टर बोला जाता है। हीमोफिलिक, जी हां बेटा जी, याद रखेगा, हीमोफीलिया बी फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट 9th को कहा जाता है। 11th को प्लाज्मा थ्रोम्बोसिन एंटीसीडेंट कहते हैं। और 8 को क्या कहते हैं? 8 को हीमोफिलिक ए फैक्टर कहा जाता है, हीमोफिलिक ए फैक्टर कहा जाता है बेटा जी। ये कंसेप्ट हमेशा अच्छी तरीके से याद करके चलिएगा। बिल्कुल, एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक, बिल्कुल बेटा। 11th को नहीं, 9th को कहा जाता है। 11th को तो एंटीसीडेंट कहा जाता है। प्लाज्मा, बिल्कुल, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है 11th। और 9th क्या होता है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट होता है। बिल्कुल, पूनम कुलरी रामेश्वर बिल्कुल सही कह रहे भैया। निशा लकरा जी ने मैसेज रिट्रैक्ट, छियापाल 11th है, शिवा 9th है। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा, चलेगा, शाबाश, वेरी गुड। होप्स होगी आपको यहां से सारा मटेरियल क्लियर हो गया होगा। सर हमें तो लास्ट वाला ये भी बता दो कि ये वॉन विलब्रेंड फैक्टर क्या होता है। यहां से बहुत क्वेश्चन आएंगे। इधर देखिएगा बेटा जी, एक चीज याद रखेगा, हमने कहा क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, और ये क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 क्या करता है बेटा जी, याद रखेगा। क्लोटिंग फैक्टर मैक्सिमम बन कहां रहे हैं? लीवर में बन रहे हैं। जी हां, क्लोटिंग फैक्टर सारे कहां बन रहे हैं? लीवर में बन रहे हैं बेटा जी। 4th को छोड़ के लीवर में फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब यहां से क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 बाहर निकलेगा तो उसके साथ याद रखेगा, उसके साथ उसका एक पीए भी बाहर आता है, एक पर्सनल असिस्टेंट भी बाहर आता है। और उस पर्सनल असिस्टेंट को क्या कहते हैं? वोल विलब्रांड फैक्टर कहते हैं, वीडब्ल्यू फैक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, अगर ये फैक्टर डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 कुछ काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 भी कुछ काम नहीं कर पाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। वेरी गुड भैया, ये हमेशा याद रखिएगा, चलेगा। वाक्य बिहारी जी कुछ कह रहे हैं, चलिएगा, बिल्कुल कर देंगे बेटा जी। पहले यहां फोकस कीजिएगा, ये जबरदस्त बीमारी आ गई है, पहले इस क्वेश्चन का करते हैं, फिर उस पर वापस चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। क्लोटिंग फैक्टर में क्या कहता है कि लीवर ने बनाया क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8। जब ये लीवर से बाहर आता है तो इसके साथ एक उसका असिस्टेंट आता है, उस असिस्टेंट को क्या कहते हैं? वोल विलब्रांड फैक्टर कहते हैं। अगर ये एब्सेंट हो गया तो अकेला 8 कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखेगा, इस बीमारी को वॉन विलब्रांड डिजीज कहा जाता है। वॉन विलब्रांड डिजीज में कौन सा क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं करता? आप कहेंगे 8th क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका पीए नहीं है बेटा जी। याद रखेगा, उसका पीए कौन है? वॉन विलब्रांड फैक्टर है, वो पीए नहीं है। इस बीमारी को वॉन विलब्रांड डिजीज कहा जाता है। क्लियर है? और याद रखेगा, बाई नेचर क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जी हां, बाई नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लीवर निर्माण करता है इसका। ये कंसेप्ट याद करके चलेगा। बिल्कुल सर, यानी सेम बीमारी होगी जैसी हीमोफीलिया होगी, जैसी हीमोफीलिया ए होगी। हीमोफीलिया ए के अंदर कौन एब्सेंट हो जाएगा? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 एब्सेंट हो जाएगा। और वॉन विलब्रांड डिजीज में कौन एब्सेंट हो जाएगा? इसमें वॉन विलब्रांड फैक्टर एब्सेंट हो जाएगा। उसकी वजह से कौन सा फैक्टर काम नहीं करेगा? फैक्टर 8 काम नहीं करेगा। अब देखिएगा, दोनों डिजीज में एक ही लाइन में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इधर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा जी, इधर देखिएगा, हीमोफीलिया में क्या होता है? याद रखेगा, हीमोफीलिया में सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो सकती है। जी हां, अगर चोट लग गई सुपरफिशियल एरिया में
तो सुपरफिशियल ब्लीडिंग तो होगी ही होगी, साथ ही साथ इसमें कौन सी ब्लीडिंग भी होती है, डीप ब्लीडिंग भी प्रेजेंट रहती है। दोनों ही प्रकार की ब्लीडिंग होती है बेटा जी, याद रखिएगा। सुपरफिशियल ब्लीडिंग बोले तो हो सकता है एपिस्टेक्सिस हो जाए, हो सकता है एपिस्टेक्सिस हो जाए, हो सकता है गम्स में ब्लीडिंग, मसूड़ों में ब्लीडिंग हो जाए, इस प्रकार की सुपरफिशियल ब्लीडिंग होगी। और साथ ही साथ याद रखिएगा जीआईटी में ब्लीडिंग होगी, हीमेचूरिया होगा, जी हां हीमेचूरिया होगा, यूरिन में भी ब्लीडिंग होगी, हीमेटोमा हो जाएंगे, स्किन के नीचे नीचे हीमेटोमा हो जाएंगे, और जॉइंट में भी ब्लीडिंग हो सकती है। और जॉइंट में ब्लीडिंग को हीम आर्थ्रोसिस कहा जाता है, हीम आर्थ्रोसिस कहा जाता है। हीम आर्थ्रोसिस डिफरेंशिएट करता है बेटा जी, अगर जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है, जॉइंट में ब्लीडिंग हो रही है तो वो हीमोफिलिक फैक्टर 8 होगा, और इसमें सुपरफिशियल होगी, याद रखेगा इसमें सुपरफिशियल ब्लीडिंग ही होगी, नो जॉइंट ब्लीडिंग, किसी भी प्रकार की जॉइंट ब्लीडिंग नहीं होती है। इस तरह आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं कि वो वॉन विल्ब्रांड डिजीज है या हीमोफीलिया ए है। चलेगा, बिल्कुल बेटा जी, याद रखेगा, क्या बात है। अब गौर से देखिएगा बेटा जी, हीमोफीलिया ए क्या कहा, हीमोफीलिया ए में हीम आर्थ्रोसिस भी होगा, और वॉन विल्ब्रांड डिजीज में क्या होगा, हीम आर्थ्रोसिस नहीं होगा, जॉइंट में किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होगी। होप सो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलेगा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ब्लीडिंग का सारा कंसेप्ट एक बार में हमें समझा दो। ओके डियर, चलेगा, इधर समझिएगा, पहले सारी चीजें समझा दी जाएगी बेटा जी, यहां तो फोकस करो। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस होम्योस्टेसिस नहीं है, हीमोस्टेसिस है बेटा। होम्यो यानी मेंटेनेंस ऑफ इनर एनवायरनमेंट, और हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग को रोकना। जी हां, बॉडी में हो रही ब्लीडिंग को किस नाम से जाना जाता है, बॉडी में हो रही ब्लीडिंग को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी, से हीमोस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अब बहुत गौर से समझिएगा डियर, हीमोस्टेसिस में क्या क्या होता है। जैसे ही चोट लगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा पाइपलाइन को पिचका देना, अरे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ये सबसे पहला काम होगा भैया। ब्लड वेसल्स को पिचका देना सबसे पहला काम होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर हमारे घर में सर ये पाइप है, अगर हमारे घर में ये पाइप लीक कर गया है और पानी बह रहा है, तो सबसे पहले हम इस पाइप को क्या करेंगे, इस पाइप को जोर से पकड़ के पिचका देंगे। बिल्कुल सर, पिचका दिया, पहला स्टेप पूरा हो गया। लेकिन फिर भी टप टप करके थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, तो याद रखेगा हम कपड़े से बना हुआ एक प्लग इसमें ठूस देंगे। अरे थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी कपड़ा ठूस देंगे, यानी प्लग बना देंगे। जी हां, प्लग बना देंगे। तो यहां पे भी तो कौन प्लग बना देती है, प्लेटलेट्स आपस में ग्रुपिंग करती है, और प्लेटलेट ग्रुपिंग करके एक प्लग का निर्माण कर देती है। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा जी, याद रखिएगा। चलेगा, सुनील चार भैया क्या कह रहे हो, चलेगा, अरे सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। यहां तो समझ लो एक बार, उस पर वापस चले जाएंगे। जो भी क्वेश्चन था, आप जो भी पूछना चाह रहे हैं इधर देखिएगा डियर। ओके डियर, वेरी गुड। हीमो आर्थ्रोसिस मेन क्लिनिकल फीचर हीमोफीलिया, बिल्कुल शुभम टेलर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलेगा, ब्लड का एक जगह रुकना, ब्लड का एक जगह रुकना नहीं है भैया, हीमोस्टेसिस यानी स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग होता है। स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के रुकने को, ब्लीडिंग के रुकने को हीमोस्टेसिस कहा जाता है। ये कंसेप्ट याद करके चलेगा, ब्लीडिंग के रुकने को हीमोस्टेसिस कहा जाता है। पहले वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल जो डैमेज होगी वो पिचक जाएगी, वहां पे प्लेटलेट प्लग आके बन जाएगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। इस समय को, ये दोनों प्रोसेस जिस समय में होते हैं उससे बीटी कहा जाता है, ब्लीडिंग टाइम कहा जाता है बेटा जी, याद रखिएगा। ब्लीडिंग टाइम यानी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना और प्लेटलेट प्लग का बनना। और तीसरा स्टेप क्या कहलाएगा, गौर से समझिएगा। तीसरा स्टेप होता है जिसे कहते हैं कोएगुलेशन या क्लोटिंग। कोएगुलेशन या क्लोटिंग तो तीसरा स्टेप होता है बेटा जी, इधर देखिएगा। कोगुलेशन या क्लोटिंग तीसरा स्टेप होता है ब्लीडिंग को रोकने का। पहला स्टेप या दूसरा स्टेप नहीं है, तीसरा स्टेप होता है कोगुलेशन या क्लोटिंग। क्या किया जाता है कोगुलेशन या क्लोटिंग में, लास्ट में समझिएगा फटाफट। लास्ट स्टेप से समझ आ रहा हूं कि भैया फाइब्रिनोजन होता है, बिल्कुल होता है सर फाइब्रिनोजन। क्लोटिंग के लिए उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। जी हां, फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है सर, थ्रोम्बिन करता है, बिल्कुल सही कहा, थ्रोम्बिन करता है। लेकिन थ्रोम्बिन कहां से आया सर, प्रोथ्रोम्बिन से बना। ब्लड में हर समय प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, वो पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और फिर ये थ्रोम्बिन जाएगा और ये थ्रोम्बिन जाके क्या करवाएगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करा देगा। प्रोथ्रोम्बिन कैसे हुआ सर, इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होगा।
ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जाके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और ये बनाने के लिए दो पाथवे होती है, एक एक्सटर्नल पाथवे, एक इंटरनल पाथवे, और यहां किसकी जरूरत पड़ती है आपको? क्लोटिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ये लीजिएगा, पूरा ब्लड कैसे रुकता है मैंने ताना बाना एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फटाफट देखिएगा, चलेगा। अब देखिएगा बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? ये क्लोटिंग टाइम कहलाएगा। जी हां, अब यहां से लेके और लास्ट तक का समय ये क्लोटिंग टाइम कहलाएगा, सीटी कहलाएगा बेटा। तो क्लोटिंग टाइम अलग चीज है, ब्लीडिंग टाइम अलग चीज है। ब्लीडिंग टाइम में तो दो ही स्टेप शामिल हुए, जबकि क्लोटिंग टाइम में पहले से लेकर आखिरी तीसरा स्टेप भी शामिल हो गया। तो बड़ा कौन होता है? सीटी ज्यादा होती है बजाय किसके? बीटी के। कैसे ब्लीडिंग रुकती है देखिएगा, सबसे पहले वहां की ब्लड वेसल नैरो हो जाएगी, प्लेटलेट प्लग बन जाएगा, इसके बाद इंटरनल या एक्सटर्नल पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, ये एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, और यही फाइब्रिन आगे जाके क्या बना देगा? क्लोट बना देगा। जी हां, इस ढंग से पूरा प्रोसेस होता है। ये कंसेप्ट क्लियर करके चलेगा। जी हां सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था? सारा हमने हीमोफीलिया डिस्कस कर लिया बेटा जी। अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, चलेगा। बिल्कुल अच्छा हुआ, समझा दिया। ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ वॉन विलब्रांड डिजीज। आ गया भैया, हीमोफीलिया का टाइप 4 आ गया आपके पास में। वॉन विलब्रांड डिजीज की डेफिशिएंसी से एक बच्चा एडमिट हुआ है। ऑन असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड, जब इस बच्चे का असेसमेंट किया गया, विच सिम्टम मोस्ट लाइकली बी नोटेड, सबसे कॉमन कौन सा सिम्टम नोट करोगे आप इस पेशेंट में? बताइएगा कौन सा सिम्टम नोट किया जाएगा? चार हैं आपके सामने, फटाफट बोलेगा कौन सा सिम्टम नोट किया जाएगा? हिमेचूरिया होगा, इसके यूरिन में ब्लड आएगा, हिमेटोमा हो जाएगा इसको, इसके जॉइंट में ब्लीडिंग हो जाएगी, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होगी। आंसर आने दीजिएगा, चलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आने दीजिएगा। बिल्कुल सचिन जी, ये क्वेश्चन क्लियर करके बता दूंगा बेटा, नया क्वेश्चन क्रिएट करके बता दूंगा, चिंता ना करें। ऐसा मैं कहीं नहीं जा रहा, यही नॉर्सेट वैक्सीन है, यही मैं हूं, क्लियर है, चिंता ना करें। 50% था भैया, 50% था। बिल्कुल सही चले गए। मैंने आपको बता ही दिया था भैया जी कि हीमोफीलिया में सुपरफिशियल डीप दोनों होती है, जबकि वॉन विलब्रांड डिजीज में सुपरफिशियल ब्लीडिंग होती है, डीप ब्लीडिंग नहीं होती। ये किस में होगी? ये हीमोफीलिया में होगी। ये किस में होगी? ये भी हीमोफीलिया में होगी। ये किस में होगी? ये भी हीमोफीलिया में होगा। और ये किस में होगा? ये भी हीमोफीलिया में होगा। जी हाँ, हीमोफीलिया में तो ये चारों सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वॉन विलब्रांड में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वॉन विलब्रांड में ये होगा। जी हां, वॉन विलब्रांड में सुपरफिशियल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, डीप ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती। क्या बात है जी भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही तरीके से। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा। अच्छा, नया टॉपिक आ गया है। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ ए सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आईटीपी कहा जाता है। एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज आर परफॉर्म्ड, इसका कुछ टेस्ट किया गया है। विच डायग्नोस्टिक स्टडी इज इंडिकेटिव ऑफ दिस डिसऑर्डर? बताइएगा इसके कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपका इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा को बता रहा है? चार ऑप्शन है आपके सामने, चलेगा। सबसे पहला एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट का बढ़ जाना। दूसरा हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रीट लेवल का बढ़ जाना। तीसरा बोन मेरो एग्जामिनेशन में मेगा कैरियोसाइट की बड़ी हुई संख्या नजर आना। और चौथा आपको इमेच्योर डब्ल्यूबीसी नजर आना। फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा जी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इडियोपैथिक में क्या होगा? ए बी सी डी, चलेगा। मनोहर कुमारी जी डी 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 डी, शाबाश भैया। ऐप वाले भी बोलो भैया, ऐप वाले कहां शांत हो गए? फटाफट बोलिएगा।
डी होगा सर, ए होगा, ए होगा। हेमंत महेंद्र जी ए कह रहे हैं और शुभम टेलर सी हैं। ठाकुर मीनाक्षी जी डी के साथ में चलेगा, शाबाश, वेरी गुड भैया। एक सेकंड पहले इस बीमारी को क्लियर कर दूं, फिर आप आसानी से समझ जाओगे कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा क्या होता है। इधर देखिएगा डियर, एक टर्म होती है थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और एक टर्म दूसरी होती है जिसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और दोनों में आप डिफरेंस समझते हैं। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब किसका काउंट बढ़ जाना, जी हाँ, प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। और प्लेटलेट का काउंट कम हो जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। तो यहां प्लेटलेट का काउंट कम हो रहा है, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। अब गौर से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूं कि पहला स्टेप होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग बनाना। और प्लेटलेट प्लग कौन बनाती है, प्लेटलेट बनाती है। तो अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया तो याद रखिएगा नो प्लेटलेट प्लग है। जी हां, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा। और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होती रहेगी, जी हां, ब्लीडिंग होगी। पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, हल्की सी चोट लगते ही ब्लीडिंग हो जाएगी। स्किन के नीचे छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट्स नजर आएंगे, जिन्हें किस नाम से जाना जाएगा, जिन्हें पिटेची बोला जाएगा। जी हां, पिटेची होगा। उससे छोटे छोटे बड़े बड़े दाने हो जाएंगे, क्या बोला जाएगा, पूरा बोला जाएगा। और उससे बड़े हो गए तो क्या बोला जाएगा, इकाईमोसिस बोला जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा जी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या हो सकता है बेटा जी, याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर पिटेची हो सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में परपूरा हो सकते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इकाईमोसिस हो सकता है। जी हां, कुछ भी हो सकता है बेटा जी, याद रखिएगा। और काम क्या होता है इसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्लेटलेट्स की कमी से ये हो रहा है। इतना क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया सर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा क्या होता है। प्लेटलेट्स की कमी से चोट लगना, उसके बाद ब्लीडिंग का नहीं रुकना, और नहीं रुकने की वजह से वहां स्किन के नीचे ब्लड के स्पॉट्स बन जाना, परपूरा कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। अब गौर से देखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत टाइप की होती है बेटा जी। एक जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा है, आईटीपी। आईटीपी बोले तो इडियोपैथिक, यानी जिसका कोई कारण ही पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। जी हां, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा, याद रखिएगा बेटा जी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा। लेकिन हो सकता है कि ये एग्जाम्स में आपको इस नाम से ना मिले, हो सकता है एग्जाम में आपको इस नाम से ना मिले, तो किस नाम से मिलेगी, तो गौर से देखिएगा, आज की तारीख में इडियोपैथिक को हटा दिया गया है और इडियोपैथिक की जगह क्या नाम आ गया है, जी हां, इम्यूनोलॉजिकल। जी हां, इम्यूनोलॉजिकल आ गया है या इम्यून आ गया बेटा जी, याद रखेगा। आज की तारीख में इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा में से आई का मतलब क्या हो गया बेटा जी, याद रखेगा, आई का मतलब हो गया है इम्यून, हो गया है इम्यूनोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा हो गया है। क्यों बोला जाता है बेटा जी, बहुत गौर से समझिएगा, इडियोपैथिक की जगह ये क्यों हो गया। अब गौर से देखिएगा, हमारी बॉडी में ये कौन सा ऑर्गन है, जी हां सर, ये स्प्लीन है, स्प्लीन है। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, स्प्लीन किसका डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, डब्ल्यूबीसी का करता है, या प्लेटलेट्स का करता है। स्प्लीन किसका डिस्ट्रक्शन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जवाब आने दीजिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जवाब दीजिएगा, किसका करता है। चलेगा, बिल्कुल तनुश्री बोरे जी, इडियोपैथिक का मतलब अननोन होता है, लेकिन आज की तारीख में इसका नाम इडियोपैथिक से हटा के ऑटो इम्यून कर दिया, सॉरी इम्यूनोलॉजिकल कर दिया गया है। चलेगा, आरबीसी का करता है, आरबीसी का करता है, क्या बात है, वेरी गुड भैया, आरबीसी आरबीसी आरबीसी। अरे नहीं लालो, आरबीसी का भी करता है, डब्ल्यूबीसी का भी करता है, और प्लेटलेट्स का भी करता है। ऐसा थोड़ी है कि आरबीसी को मरने के बाद दफनाया जाएगा। अरे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का भी तो क्रियाक्रम होगा। जी हां होगा, याद रखेगा, बिल्कुल। इसे बोला आरबीसी का कैवरियाड कहा जाता है, बाकी ये सभी का यही होता है बेटा जी, याद रखेगा। अरे हीमोलाइसिस करता है ये, हीमोलाइसिस।
और हीमो यानी ब्लड होता है, तो ब्लड में मौजूद सभी सेल का लाइसिस कौन करता है? मैक्सिमम कहां होता है? मैक्सिमम हीमोलाइसिस होता है स्प्लीन में। इसका मतलब आरबीसी को भी तोड़ा जाएगा, डब्ल्यूबीसी को भी तोड़ा जाएगा और प्लेटलेट्स को भी तोड़ा जाएगा। जी हां, और वो कौन तोड़ेगा? स्प्लीन तोड़ता है। प्लेटलेट अपनी उम्र पा गई, 10 दिन हो गए, उसके बाद प्लेटलेट्स को कहां मारा जाएगा? स्प्लीन में मारा जाएगा। डब्ल्यूबीसी ने अपनी उम्र पूरी कर ली, कहां मारा जाएगा? स्प्लीन में मारा जाएगा। आरबीसी ने अपनी उम्र पूरी कर ली 120 दिन, उसे कहां मारा जाएगा? उससे भी स्प्लीन में मारा जाएगा। मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सभी का स्प्लीन में होता है। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। लेकिन आरबीसी क्योंकि ब्लड में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोल के काम चला देते हैं। बाकी सभी का डिस्ट्रक्शन कहां होता है? मैक्सिमम स्प्लीन में होता है। अब बहुत गौर से देखिएगा कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा कैसे हुआ। ये देखिएगा, ये स्प्लीन होगा। बेटा जी गौर से समझिएगा, ये कौन है सर? ये प्लेटलेट्स है। जी हां, ये प्लेटलेट्स है। सपोज इमेजिन कीजिएगा कि ये ब्लड है और इस ब्लड में कौन है सर? ये प्लेटलेट्स है। आप देखिएगा डियर क्या होगा, कैसी बीमारी होती है अजीबोगरीब। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जी हां, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें बॉडी के टिश्यूज के खिलाफ ही क्या बन जाती है? ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है। बॉडीज के खिलाफ काम, बॉडी टिश्यूज के खिलाफ काम करने वाली ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है बेटा जी। अब देखिएगा क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएगी, वो किसके चिपक जाएगी? प्लेटलेट्स के चिपक जाएगी। ऑटो एंटीबॉडीज बन गई और ऑटो एंटीबॉडीज किसके चिपक गई? ऑटो एंटीबॉडीज प्लेटलेट्स के चिपक गई। और अब ये प्लेटलेट्स किसके पास जा रही है? किस में से गुजर के आना था इनको? स्प्लीन में से गुजर के आना था। लेकिन जैसे ही ये प्लेटलेट्स किसके पास गई? स्प्लीन के पास में गई। स्प्लीन ने कहा कि तू मेरी औलाद नहीं है, तू मेरी प्लेटलेट्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा। क्लियर है? याद रखेगा बेटा जी, प्लेटलेट्स पे जैसे ही एंटीबॉडी होगी तो ये बॉडी आपका इम्यून सिस्टम बोलेगा, स्प्लीन बोलेगी कि तू मेरी प्लेटलेट्स नहीं है, और इस प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जैसे ही प्लेटलेट जाएगी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। धड़ाधड़ कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी और इसकी वजह से क्या पैदा हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। जी हां, क्यों हुआ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? क्योंकि सर ऑटो एंटीबॉडीज बन गई है, इसीलिए आज की तारीख में इसको किस नाम से जाना जाता है? इम्यूनोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा बोला जाता है। जी हां, आईटीपी, इम्यूनोलॉजिकल थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा बोलने का मकसद यह है क्योंकि एंटीबॉडीज बन जाती है। कौन सी दवाई देंगे? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे भैया जी, याद रखेगा। एंटी इम्यून ड्रग देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, मीथोट्रिक्सेट देंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, मीथोट्रिक्सेट देंगे। ये क्या करेगी? इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगी। याद रखिएगा, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां दी जाती है। जैसे ही इम्यूनोसप्रेसिव दवाई देंगे, बिल्कुल आफ्टर डिस्ट्रक्शन आरबीसी का यूटिलाइजेशन बेटर ज्यादा बनता है। बिल्कुल बेटा जी चलेगा, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके डियर, समझ में आ रहा? होप सो आपको बिल्कुल आ रहा है। निकल घर से, बिल्कुल भैया इसे घर से निकाल दिया कि कहां मुंह काला करा के आ गया तू, ऐसा बोल के इसका बचीट बुला दिया जाएगा और प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। और एक बार प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा में भी ब्लीडिंग हो रही है, वान विल्ब्रांड डिजीज में भी ब्लीडिंग हो रही है और हीमोफीलिया में भी ब्लीडिंग हो रही है। तो सभी के अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे स्पोर्ट्स अवॉइड करने पड़ेंगे, ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करनी पड़ेगी जिससे क्या लग सकती है? जिससे चोट लग सकती है। ऐसी एक्टिविटीज को अवॉइड किया जाएगा। चलेगा? अब क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप। अच्छा, एक गौर से सुनिएगा, एक चीज और सुनिएगा। प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जी हां सर, प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जितनी भी प्लेटलेट्स थी उनका डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उनको, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पैदा हो गया। तो बोन क्या करेगी? मेरे को यह बताइएगा, बोन क्या करेगी? बोन यहां से किसको बना के भेजेगी? सर बोन यहां से ये बन रही है, देखिएगा, इतनी बड़ी थी, फिर छोटी हुई, फिर छोटी हुई, फिर छोटी होगी। दिस इज मैच्योर प्लेटलेट्स। ये मैच्योर प्लेटलेट है बेटा। प्लेटलेट का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट बनने के प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। प्लेटलेट बनना थ्रोम्बोपोएसिस कहलाता है। ओरिजिन होना, उसके बाद डेवलप होना और मैच्योर होना।
ओरिजिन ऑफ प्लेटलेट्स, डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स एंड मैच्योरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उनको मिला के थ्रोम्बोपोइसिस बोला जाता है। तो गौर से देखिएगा क्या होगा, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो बॉडी क्या चिल्लाएगी, आने दो और चपातियां आने दो और प्लेटलेट्स आने दो और प्लेटलेट्स आने दो। इतनी स्पीड से बनेगी नहीं, तो बॉडी कच्ची प्लेटलेट्स को ही मार्केट में उतार देगी। याद रखेगा, इमैच्योर प्लेटलेट्स को मार्केट में उतार देगी। और इमैच्योर प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, इमैच्योर प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है बेटा जी, मेगाकैरियोसाइट के नाम से जाना जाता है। जी हां, मेगाकैरियोसाइट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मेगाकैरियोसाइट क्या होती है, इमैच्योर प्लेटलेट्स होती है। तो जब भी किसी पेशेंट को क्या होगा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परपूरा होगा तो प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। तो पूर्ति करने के लिए बॉडी क्या करेगी, बॉडी कच्ची, जी हां, कच्ची कच्ची प्लेटलेट्स फटाफट दिखाएगी, तो मेगाकैरियोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, बजीट बोल गया, बिल्कुल याद रखिएगा। थ्रोम्बोपोइसिस बिल्कुल सही जा रहे हैं शुभम टेलर बेटा जी। इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी बोन मेरो का एग्जामिनेशन किया जाएगा तो वहां पे आपको कच्ची प्लेटलेट्स बहुत बड़ी संख्या में नजर आएगी। और कच्ची प्लेटलेट्स, जी हां, इमैच्योर प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, मेगाकैरियोसाइट के नाम से जाना जाता है। कच्ची आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, कच्ची आरबीसी को रेटिकुलोसाइट बोला जाता है, मेगालोब्लास्ट बोला जाता है। ओके साहब, चलेगा, वेरी गुड। तो समझ में आ गया, होप सो, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूरा इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर पूरा कर दिया हमने। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ये भी बता दो। ट्रीटमेंट क्या होगा, फटाफट बोलिएगा। सर्जरी कौन सी की जाएगी, अगर आपसे पूछ ले इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा में कौन सा चॉइस ऑफ सर्जरी होती है, कौन सी सर्जरी की जाती है, जवाब दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर आंसर। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा में कौन सी सर्जरी की जाती है, थैंक यू तनुश्री बोटा जी, थैंक यू डिंपल जी, क्या बात है, फतेह सिंह जी, थैंक यू बेटा, अनिल कुमार पलसानिया। फटाफट बताइएगा कि कौन सी सर्जरी की जाएगी, व्हाट विल बी द सर्जरी ऑफ चॉइस, सर्जरी ऑफ चॉइस क्या होगा। बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा के नीतू कुमारी जी, और भी टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा जी। ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सर जी एंटीबॉडी एक्शन बार बार यही रहेगा क्या, बिल्कुल राजूलाल जाय जी यही रहेगा। फटाफट बोलिएगा बेटा जी, सर्जरी कौन सी, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन बोला जा रहा है, नहीं बोन मेरो, अरे भैया बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से तो और कच्ची प्लेटलेट्स बन जाएगी, तकलीफ क्या होगा, बोन मेरो सप्रेशन करेंगे तो प्लेटलेट्स और कम हो जाएगी, उल्टा कम हो जाएगी। तन्नू जी ने पहले से ही प्लेटलेट कम हो रही है, बोन मेरो सप्रेस करेंगे तो और प्लेटलेट कम हो जाएगी, और बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो प्लेटलेट्स और ज्यादा बनेगी, लेकिन हर बार वो कच्ची बनेगी। अरे मार कौन रहा है, देखिएगा कारण कौन है सर, एक तो कारण है एंटीबॉडीज, कि ये एंटीबॉडीज प्लेटलेट से जुड़ जाती है, और उसके बाद बचीड़ कौन बुला रहा है सर, स्प्लीन बुला रहा है। देखिएगा, आप इन एंटीबॉडीज को ड्रग देके रोक तो सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं रोक सकते। तो एंटीबॉडीज का विचार तो त्याग दो, सर्जरी करनी पड़े तो साली ऐसी स्प्लीन को काट के फेंक दो। स्प्लीनेक्टोमी इज द सर्जरी ऑफ चॉइस, याद रखिएगा। आईटीबी में सर्जरी ऑफ चॉइस क्या होती है, स्प्लीनेक्टोमी होती है। जी हां, ऐसी स्प्लीन को काट के फेंक दिया जाता है जो एंटीबॉडी लगी, एंटीबॉडी लगी प्लेटलेट्स को गंदी प्लेटलेट समझ के मार देती है। याद रखेगा, अरे भैया कलयुग है, ऐसी संतानें मां बाप का मर्डर कर देगी। याद रखेगा, स्प्लीन जो मां थी जो ऐसी प्लेटलेट्स की पिटाई कर रही थी, अब वो प्लेटलेट बदला देने के लिए चाकू घुसेड़ देगी। जी हां, स्प्लीन को ही हटवा दिया जाएगा सुपारी देके। बिल्कुल बेटा जी, याद रखेगा, सुपारी देके ऐसी एंटीबॉडीज और ऐसी जो प्लेटलेट्स है, इन्होंने सुपारी दी और सुपारी देके स्प्लीन को ही हटवा दिया, स्प्लीनेक्टोमी कर दी। चलेगा, बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, शाबाश भैया, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्प्लीनेक्टोमी आप कर रहे हैं, स्प्लीनेक्टोमी कर रहे हैं, तो करने से पहले क्या होगा कि ये स्प्लीन होगा, यहां स्प्लेनिक आर्टरी होगी। कौन सी आर्टरी होगी भैया, स्प्लेनिक आर्टरी होंगी। तो सबसे पहले आप आर्टरी को काटने के लिए क्या करेंगे, क्लैंप करेंगे,
आर्टरी को काटने के लिए क्लैंप करेंगे और उस समय क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था, अगर सर्जरी कर देंगे तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगी ये तो बताओ भैया। आप इस पहले से क्या थी सर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थी। अब इधर से देखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थी यानी किसकी कमी थी, प्लेटलेट्स की कमी थी। और प्लेटलेट्स की कमी थी यानी किसके चांसेस थे सर, ब्लीडिंग के चांसेस थे। बिल्कुल सही कहा, ब्लीडिंग की संभावना हद से ज्यादा है। क्या ऐसे केस में सर्जरी करोगे क्या, जब पहले से प्लेटलेट्स कम में ब्लीडिंग की चांसेस है, उस कंडीशन में कैसे सर्जरी कर सकते हो भैया। सर्जरी करोगे तो ब्लीडिंग कैसे रुकेगा, याद रखेगा, ब्लीडिंग करेगा सर। फिर आगे का डिस्ट्रक्शन कैसा होगा, दिलीप सिंह जी बेटा केवल स्प्लीन ही डिस्ट्रॉय नहीं करता, लीवर भी करता है, लंग्स भी करता है, बोन मेरो भी करती है, ये सारे डिस्ट्रक्शन करते हैं, याद रखेगा। हिमोलाइसिस कहां होगा बेटा जी, हमेशा याद रखेगा, अरे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में होता है हिमोलाइसिस, बताया तो था। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, हिमोलाइसिस होता है। कौन कौन आता है, कुछ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट लीवर में टूटती है, लंग्स में टूटती है, जी हां, बोन मैट्रिक्स में टूटती है बेटा जी, याद रखेगा। तो लीवर, लंग्स और बोन में टूटेगी। एक स्प्लीन में टूटती है, स्प्लीन में मैक्सिमम होता है, स्प्लीन में मैक्सिमम होता है, लेकिन इनमें भी तो होता है। तो जब स्प्लीन नहीं होगा तो ये तीन लोग काम करेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वेरी गुड, फटाफट फटाफट, शाबाश। अब हमेशा याद रखिएगा बेटा जी कि स्प्लीनेक्टोमी कैसे करोगे जब प्लेटलेट्स ही कम है। तो स्प्लीनेक्टोमी करने के लिए कट लगा के जैसे ही क्लैंप लगाओगे उसके बाद प्लेटलेट इन्फ्यूज करना है, जी हां, उसके बाद प्लेटलेट्स को इन्फ्यूज करेंगे, प्लेटलेट इन्फ्यूजन किया जाएगा और उसके बाद सर्जरी को आगे बढ़ाया जाएगा। प्लेटलेट इन्फ्यूजन किया जाएगा और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा। तन्वी यादव जी कह रही है सारी क्लास शो हो रही है, तन्वी यादव जी कह रही है, बिल्कुल बेटा जी कोई तकलीफ नहीं है, आगे मूव करते हैं, चलेगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नर्स इज, जी हां, द नर्स इज डिलीवरिंग केयर टू ए क्लाइंट हु वाज डायग्नोस्ड विद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जी हां, एक पेशेंट है जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से सफर कर रहा है। विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सिंड्रोम शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, फटाफट बोलिएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विटामिन के डेफिशिएंसी होगा, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगा, या डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी होगी। जवाब आने दीजिएगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्वेश्चन। बिल्कुल सही कह रहे भैया, बिल्कुल सही है, एंड द राइट आंसर इज डी। जी हां, डीआईसी, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी, डीआईसी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, देख लीजिएगा, डी राइट आंसर होगा। क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, चलेगा, क्या बात है। अरे सर इमेच्योर डब्ल्यूबीसी भी तो बता दो, अरे भैया इमेच्योर डब्ल्यूबीसी भी तो बता देते हैं, चलेगा। मेटाकैरियोसाइट, जी हां, याद रखेगा, मेटाकैरियोसाइट बेटा जी याद रखेगा, मेटल जब वर्ड आ जाएगा, क्लियर है, ये कंसेप्ट याद रखिए, लिखिएगा कि क्या वर्ड आ जाएगा आपके सामने बेटा जी, मेटामाइलोसाइट आ जाएगा। इमेच्योर डब्ल्यूबीसी बोले तो मेटामाइलोसाइट। कैरियोसाइट तो आता है प्लेटलेट्स के लिए और माइलोसाइट आता है इमेच्योर डब्ल्यूबीसी के लिए। ओके डियर, तो ये हो जाएगा। क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इधर गौर से देखिएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टीएसएस, जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा, याद रखेगा, जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो जो इन्फेक्टिव एजेंट होगा वो जो टॉक्सिन रिलीज करेगा,
यह टॉक्सिन बॉडी को कौन सी कंडीशन में पहुंचा सकता है? शॉक की कंडीशन में पहुंचा सकता है। यह सारी घटना टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहलाती है। बिल्कुल सही है, राइट आंसर डीआईसी। डीआईसी बिल्कुल सही है अनिल जी, शुभम टेलर जी। याद रखिएगा, जब भी बॉडी में इंफेक्शन होगा और खासकर कौन सा बैक्टीरिया का, यह पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार होता है? स्टेफाइलोकोकस। जी हां, ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के लिए। और जैसे ही स्टेफाइलोकोकस ओरियस इंफेक्शन करेगा तो टॉक्सिन रिलीज करेगा, वो जाके आगे शॉक कर देंगे, बीमारी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहलाएगी। तो इसके लिए पहले इसका इन्फेक्शन होना जरूरी है। कब हो सकता है? याद रखेगा, जब वुंड हो जाए। जी हां, जब कोई घाव हो जाए, या सपोज जैसे फीमेल्स जो लगाती है, याद रखेगा डायफ्राम वगैरह, क्लियर है? फीमेल जो सर्वाइकल, वेजाइनल, डायफ्राम वगैरह जो यूज करती है, याद रखिएगा टैम्पून्स जो यूज करती है, उनसे इंफेक्शन फैल सकता है। बिल्कुल जी, याद रखिएगा। और उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंट्रा यूटराइन डिवाइसेज। जी हां, आईयूडी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंट्रा यूटराइन डिवाइसेज की वजह से भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज बॉडी के अंदर जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स लगाते हैं, जी हां याद रखिएगा, मेटेलिक एलिमेंट्स जब इंप्लांट किए जाते हैं बॉडी में, मेटेलिक इंप्लांट होते हैं, अगर उनके साथ बैक्टीरिया चला गया तो ब्लड में सर्कुलेशन में चला जाएगा, टॉक्सिन निकालेगा और क्या कर देगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और इससे कैसे डीआईसी होती है? क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेटेड यानी बिखरी हुई, बिखरी हुई। इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर यानी ब्लड वेसल के अंदर। और कोएगुलोपैथी यानी क्लोटिंग की प्रॉब्लम। कोएगुलोपैथी क्या होती है बेटा जी? क्लोटिंग की प्रॉब्लम, कोएगुलोपैथी। इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी क्या होती है? फटाफट जवाब दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाई डीआईसी? थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू। व्हाट डू यू मीन बाई डीआईसी? डीआईसी क्या होती है? डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी क्या होती है? फटाफट जवाब दीजिएगा। What is disseminated intravascular coagulopathy? थैंक यू जी, थैंक यू। जवाब दीजिएगा बेटा जी। व्हाट डू यू मीन बाई डीआईसी? इमेजिन कीजिएगा कि ये आपकी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा देखिएगा, बॉडी में कौन मौजूद है सर? प्लेटलेट्स मौजूद है। और उसके साथ कौन मौजूद है? क्लोटिंग फैक्टर्स मौजूद है। दो बीमारियां एक साथ होती है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चलेगा, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी के नाम से जाना जाता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर, क्लोट का फॉर्मेशन हो जाना, कभी ब्लीडिंग कभी क्लोटिंग, कभी ब्लीडिंग कभी क्लोटिंग नहीं बेटा, पहले क्लोटिंग फिर ब्लीडिंग, ऐसा बोले, पहले क्लोटिंग फिर ब्लीडिंग, एबनॉर्मल क्लोट फॉर्मेशन, पहले क्लोट हो जाना और फिर उसका डेक्सट्रोशन तेजी से होना। संजय नारोलिया जी कह रहे हैं। बिल्कुल भैया संजय जी आप बहुत पास है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या है कि सर बॉडी में कौन मौजूद है? प्लेटलेट्स है और क्लोटिंग फैक्टर्स है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये किसी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जी हां, जगह जगह बॉडी में क्या बन जाएंगे? क्लोट ही क्लोट बन जाएंगे। याद रखिएगा हर जगह बॉडी में क्लोट्स ही क्लोट्स बन जाएंगे, जगह जगह क्लोट्स बन जाएंगे। इतने ज्यादा क्लोट्स बन जाएंगे कि कौन काम में आ जाएगा? क्लोटिंग फैक्टर की कमी हो जाएगी। जी हां याद रखेगा, इतने ज्यादा क्लोट्स बन जाएंगे कि क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर किसी पेशेंट को इंजरी हो गई, अब अगर इंजरी हुई तो कोई भी क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं बचा जो क्लोट का निर्माण कर पाएगा। तो याद रखेगा बाद में क्या होगा? नो क्लोटिंग, क्योंकि क्लोट बनाने के लिए कच्चा माल ही नहीं बचा, तो नो क्लोटिंग, और उसकी वजह से बंदे को क्या होगी? ब्लीडिंग होगी बेटा जी। याद रखेगा तो कायदे से कैसा डिसऑर्डर है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। जी हां, इट इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। याद रखेगा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लीडिंग की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल जिस प्रकार हीमोफीलिया में ब्लीडिंग होती है चोट लगने से, जिस प्रकार वॉन विल्ब्रेंट डिजीज में होती है, जिस प्रकार इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा में ब्लीडिंग होती है, उसी प्रकार यह भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। और इस ब्लीडिंग, यह भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। आखिरी स्टेज पे जाएंगे तो हम कहेंगे यह ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्यों है? क्योंकि सर कच्चा माल ही नहीं बचा, क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं बचे। क्लोटिंग फैक्टर कहां चले गए? क्लोटिंग फैक्टर सर काम में ले लिए गए। इतने ज्यादा
क्लोट बन गए, इतने ज्यादा क्लोट बन गए कि क्लोटिंग फैक्टर ही काम में आ गई। और याद रखेगा ये क्लोट क्या करेंगे सर, ये क्लोट किसी भी जगह को जाके ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब क्या करेंगे सर, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके सर ये स्ट्रोक कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके ये ब्लड क्लोट्स ब्लॉक कर देंगे। तो याद रखिएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, डीवीटी हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, और साथ ही साथ पेशेंट को क्या होगी, ब्लीडिंग होगी बेटा जी, याद रखिएगा ब्लीडिंग भी होगी। तो दोनों चीजें होगी, इस वजह से भी होगा और इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होगी। चलेगा क्या, कहरी बहरी बात है सर, वीडियो क्यों हटा दिए यादव भाई, क्यों हटा दिए? सभी को पता था कि YouTube वीडियो हटाएगा इसलिए हट गए। चलेगा बिल्कुल। सचिन कुमार जी रिपीट करना सर एक बार और। बेटा जी ये अभी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी, एक बार आप उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलेगा बेटा जी, ओके, क्या बात है। अरे यादव भाई रुक जा, वीडियो क्यों डिलीट कर दिया? आपको पता था कि YouTube डिलीट करेगा, YouTube डिलीट करेगा, तो YouTube ने हटा दिया। ठीक है, आपको पहले ही कह रखा था कि YouTube हटाने वाला, उनको देख लो देख लो देख लो। हमने तो उल्टा आपको 25 तारीख बोला था, क्लियर। उन्होंने इंटीमेशन 25 तारीख का दिया था, तो हमने आपको 25 बता दी थी। अब उन्होंने 2 4 5 6 दिन और ऊपर रख के आज 31 है, उनको हटा दिया है, तो क्या बात है। चलेगा, ओके डियर, इसलिए हटा दिया यादव भाई, क्योंकि हटाने थे यूट्यूब को। ये ऐप पे स्टोर रहते हैं 6 महीने, ऐप पे 6 महीने तक स्टोर रहते हैं। यूट्यूब से तो हर 2 दिन में, अब तो 2 दिन में हट जाएंगे बेटा जी। चलेगा, वेरी गुड, शाबाश भैया जी। अब क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सभी को समझ में आ गया कि अगर किसी को टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा तो उसको डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो जाएगी। पहले क्लोटिंग ही क्लोटिंग हो जाएगी और उस क्लोटिंग की वजह से फिर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत गौर से समझिएगा। ए पोस्टपार्टम क्लाइंट, जी हां, एक ऐसा क्लाइंट जिसने बेबी को डिलीवर किया है, रिकवरिंग फ्रॉम डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी। गौर से देखिएगा, एक क्वेश्चन तो आपको यहां पे भी क्लियर हो गया कि पोस्टपार्टम क्लाइंट में भी क्या हो सकता है, डीआईसी हो सकता है। जी हां बेटा जी, याद रखिएगा, प्योरपेरियम का एक कॉम्प्लिकेशन होता है डीआईसी। डीआईसी बिल्कुल याद रखिएगा, डीआईसी। चलेगा, वेरी गुड भैया। अब देखिएगा, एक पोस्टपार्टम क्लाइंट होता है जिसमें डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी थी, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है ऑन लो डोजेज ऑफ एंटीकोगुलेंट। अरे कौन सी दवाई दी जा रही है, एंटीकोगुलेंट दी जा रही है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू अवॉइड, तो इस पेशेंट को कौन सी चीज अवॉइड करनी है, क्वेश्चन यहां है। ऊपर तो एक्स्ट्रा जानकारी थी, क्वेश्चन यहां है, एंटीकोगुलेंट दिया जा रहा है क्लाइंट को, तो कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए। एक पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहा है, जैसे बोले तो क्या ले रहा है सर, हिपेरिन ले रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। सर वारफेरिन ले रहा होगा, बिल्कुल सही है। हिपेरिन वारफेरिन अगर पेशेंट ले रहा है तो क्या अवॉइड करोगे, उसे ब्रशिंग ऑफ टीथ, की उसे अपने टीथ को ब्रश नहीं करना है, उसे एसिटिलसिस्टीन या एस्प्रिन नहीं लेनी है, उसे वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड क्लाइंबिंग स्ट्रेस, कि उसे सीढ़ियां नहीं चढ़नी है या लंबी लंबी यात्रा नहीं करनी है। क्लियर है, ऑल एक्टिविटीज बिकॉज ब्रशिंग इंजरीज कैन अकर, उसे कोई भी काम नहीं करना, नहीं तो ब्रूजिंग हो जाएगी, छिल जाएगा और ब्लीडिंग हो जाएगी। जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा, आंसर आने दीजिएगा भैया, आपस में पंगे ना करें। बी होगा, तन्वी यादव कह रहे हैं कि बी होगा। चलेगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, राइट आंसर बिल्कुल सही है। याद रखेगा कि जब भी कोई एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, जी हां, उस एंटीकोगुलेंट के साथ कभी भी एस्प्रिन नहीं देनी होती है। याद रखेगा, ये क्या करेगा, ये क्लोट फॉर्मेशन नहीं होने देगा पहले से ही, और ये प्लेटलेट्स को नहीं चिपक के ब्लीडिंग की संभावना डबल कर देगा, ब्लीडिंग की संभावना डबल कर देगा। बिल्कुल, चलिए ए और बी दोनों जवाब दिए रहे बच्चे के द्वारा। इधर देखिएगा, अरे ब्रशिंग तो करवाई जाएगी, जी हां, क्या कहा जाएगा इसका राइट आंसर तो पहले देख लो। राइट आंसर तो ये होगा कि एस्प्रिन नहीं दी जाती
एंटीकोगुलेंट के साथ में, क्योंकि ब्लीडिंग की डबल संभावना बढ़ जाती है। अब गौर से देखिएगा, कुछ केसेस में दी जाती है लेकिन इस केस में नहीं दी जाएगी बेटा जी। इधर देखिएगा, ब्रशिंग टीथ नहीं होता, हार्ड ब्रश काम में नहीं लेना है। जी हां, हार्ड ब्रश से ब्रश नहीं करना है। ब्रश कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट। सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग की जा सकती है, हार्ड ब्रश यूज नहीं लेना था, सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग की जा सकती है। चलेगा डियर, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल मिलते हैं आपसे। तो जाइएगा, फटाफट तैयार होइएगा, नाश्ता पानी कीजिएगा, घूमिए फिरेगा थोड़ा सा, और उसके बाद तैयार हो जाएगा रात को 9 बजे ओवीजी के दंगल के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।